अयोध्या से रामेश्वरम तक 3,955 किलोमीटर की राम जानकी पदयात्रा कर इतिहास बनाने वाले बदायूं की बेटी शिप्रा पाठक का दातागंज आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 27 नवंबर को अयोध्या से पदयात्रा प्रारंभ कर 11 मार्च को रामेश्वरम पहुंचकर भारत की पहली मातृशक्ति शिप्रा पाठक जनपद बदायूं की कस्बे दातागंज की रहने वाली हैं। शिप्रा पाठक इससे पहले भी मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की 3,600 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुकी हैं। पीलीभीत जिले से वाराणसी कैथी तक उत्तर प्रदेश की गोमती नदी की पदयात्रा करने वाले भी शिप्रा भारत की पहली मातृशक्ति हैं। शिप्रा पाठक ने अपनी राम जानकी वन गमन पदयात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के जंगलों में स्थित राम जानकी के पद चिन्ह का अनुसरण किया। जी दीदी, जो आपने यात्रा प्रारंभ की थी तो कहाँ से प्रारंभ यात्रा की और क्या अनुभव रहे आपकी यात्रा के दौरान? नर्मदे हर जय सिया राम। ये पदयात्रा अयोध्या से रामेश्वरम तक गई थी। ये राम वन गमन पथ की यात्रा थी जो लगभग 4,000 किलोमीटर की पदयात्रा थी और 105 दिनों में हमने इसे पूर्ण किया। जो राम जी जिन रास्तों से गए थे, आप उन रास्तों से गई, तो क्या लगता है कि उनमें कुछ सरकार के द्वारा, जैसे आपका एक मुहिम भी आपकी है पर्यावरण की रक्षा करना, तो उनको स्थापित या पुनर्जीवित किया जा सकता है या ज्यों का त्यों है माहौल सही है उसमें ही कुछ किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें पुनः-पुनः परिवर्तन की और सुधार की आवश्यकता नहीं होती। हमेशा उसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सरकार से सुझाव देने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है मैं बहुत सामान्य और छोटी हूँ इस बात को बताने के लिए कि सरकारें क्या करें, ये एक बड़ा विषय है। और अगर सुझाव की ही बात है, तो मेरा जीवन स्वयं में एक सुझाव है। जब पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ भाग रही थी, तब मैंने राम वन गमन पथ पर जाने का निर्णय इसलिए लिया, मैं जानना चाहती थी राम राम क्यों बने और कैसे बने और राम को क्या प्रिय था। उस वन गमन ने मुझे ये बताया कि राम सभी प्रमुख नदियों से होकर निकले हैं, सारे जंगलों को उन्होंने प्रवास लिया है। तो सरकारों को सुझाव देने से बेहतर है हम प्रति व्यक्ति जागरण लेके आए, क्योंकि सरकारें जाकर नदियों को गंदा नहीं कर रही हैं, सरकारें जाकर जंगलों को नहीं उजाड़ रही हैं। ये प्रति व्यक्ति जब एक सुधार आएगा, एक जागरण आएगा, तभी नदियों की सुरक्षा होगी। तमिलनाडु में भी कोई घटना हुई थी आपके साथ क्या? हाँ, हर राम के पथ वालों को रावण का सामना करना पड़ता है। हर देव तत्व वाली प्रवृत्ति को असुरों की नकारात्मक शक्तियों से निपटना पड़ता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तमिलनाडु में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो नहीं मानते हैं कि राम की सत्ता है, जो नहीं मानते हैं कि हिंदुत्व पनपना चाहिए। उन्होंने यात्रा को बाधा डाली और उनका विषय ये था कि बहुत सारे लोग आते हैं, रामेश्वरम दर्शन करते हैं और चले जाते हैं, आप भी वैसा कर सकती हैं, लेकिन आपके पीछे जो ये 1000-2000 लोगों की भीड़ चल रही है और राम के नाम पर जो आप लोगों को एकत्रित कर रही हैं, ये करना बंद कीजिए और हम आपको रामेश्वरम में प्रवेश नहीं करने देंगे। लेकिन किसी भी राज्य की मुट्ठी भर लोगों की वजह से उस राज्य को बदनाम नहीं करना चाहिए। उसी राज्य के कुछ बहुत प्रभावशाली लोग आगे आए, जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे सुरक्षा दी और उनके ही सानिध्य और मार्गदर्शन में हम सुरक्षा से जल चढ़ा पाए। जी, बात करें तो आपने नर्मदा की परिक्रमा की है, तो ऐसे तमाम परिक्रमाएँ या आपका पर्यावरण के प्रति विशेष संकल्प रहा है, तो आम जनमानस के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पदयात्रा कोई मैं पहली स्त्री नहीं हूँ जिसने प्रारंभ की। पदयात्रा हमारे शास्त्र का आधार है। शंकराचार्य जी ने जब पदयात्राएं की तो चारों धाम स्थापित हो गए। उन पदयात्राओं से सबसे अच्छी बात ये होती है, आपको कण कण क्षण क्षण भारत की दशा और दिशा पता चलती है। आपका संगठन बहुत भूमि पर तैयार होता है, आपको पता होता है कि कौन से भाग में आपको काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि गाड़ी में तो ब्रेक ही 100 किलोमीटर पे लगता है। और लोगों से मेरा यही निवेदन है कि बजाय आप किसी एनजीओ को बनाएं या आप सरकारों पे आधारित रहें या राजनेताओं धर्मगुरुओं पे आधारित रहें, सबसे पहले आप ये तय करें आपका व्यक्तित्व दायित्व क्या है, आपका व्यक्तिगत दायित्व क्या है। अगर हम एक लोटा जल भी बचा सकते हैं प्रतिदिन और प्रति व्यक्ति हम इसका औसत निकालेंगे, तो एक बहुत बड़ी संख्या में बहुत मतलब विराट तरीके से हम जल को बचा सकते हैं। आपके इस यात्रा से जो आपका लक्ष्य था वो कितना पूरा होता नजर आ रहा है? इसके बाद आपकी कोई भावी योजना भी है?
एक साधक का कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो परमात्मा के मार्ग पर रहता है और उस मार्ग पर चलना ही उसका जो है वो एक लक्ष्य और संकल्प होता है। अगर आप बात करें तो आज से 5 वर्ष पहले जब मैंने इस प्रकल्प की स्थापना की थी, संस्था बनाई थी पंचतत्व, तब मुझसे घर से लेकर बाहर तक एक ही उल्हाना दिया जाता था, कितने पेड़ लगा लोगी, कितनी नदी बचा लोगी, सरकारें नहीं कर पा रही हैं, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं कर पा रहे हैं, तुम क्या कर पा रही हो। तो उनका बहुत सविनय मतलब निवेदन करते हुए मेरा बताना है कि 15 लाख पौधे हमने लगा दिए। ये हमने किया है 5 साल में। प्रति व्यक्ति हमने लोगों को खड़ा किया और हमने किसी को बहुत प्रेरित नहीं किया। हमने उन लोगों के अंदर जिनके अंदर एक भाव था कि पर्यावरण बचाना है, हमने उन लोगों को तैयार किया और वही लोग आज प्रेरणा बन रहे हैं। अकेले शिप्रा कुछ नहीं कर पाएगी, हमें कई सारी वाटर वुमेन और वाटरमैन तैयार करने पड़ेंगे जो नदियों का संरक्षण करें। तो आगामी भविष्य में भी हमारी योजनाएं यही हैं कि एक करके नदियों पर हम संगठन तैयार करें और इसमें भी आत्ममुग्धता से ना करें कि हर जगह शिप्रा ही जाए, हर जगह शिप्रा का ही संगठन हो। हमने सहयोगी संस्थाएं बनाई हैं। हम भारत में ऐसे काम कर रहे हैं जो छोटी छोटी जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनको हम समर्थन दे रहे हैं। आपकी 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई। इस 4000 किलोमीटर की यात्रा में कोई ऐसा उद्गम आया हो, ऐसा स्थान आया हो जिसको देखकर आप जो है ऐसा महसूस किया हो कि हाँ ये इसकी जो है प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को? पूरा मार्ग ही राममय मार्ग था और आपको बड़ा अच्छा लगेगा अगर कोई कहेगा राम जी यहाँ बैठे थे, राम जी यहाँ सोए थे, राम जी ने यहाँ भोजन किया था, सीता मैया ने यहाँ पूजा की थी। तो बहुत भावुक क्षण थे उस पदयात्रा के पूरे। पर फिर भी किष्किंधा करके एक पड़ाव आता है जहाँ पर हनुमान जी की जन्मस्थली है और मेरे आराध्य देव भी हैं। तो वो एक स्थान ऐसा है जो मेरे हृदय के बड़ा निकट रहा। लोग भी वहाँ बड़े अच्छे थे। हालांकि भाषा की बहुत असहजता थी कर्नाटक और तमिलनाडु में, लेकिन भारत की संस्कृति ने ये बताया कि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है। हम बात करें तो भारत में बहुत सी विदुषी महिलाएं रही हैं, लेकिन आज के समय में आपका इस प्रकार का संकल्प अपने आप में एक चुनौती है। तो क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की, सामाजिक तौर पे क्या प्रतिक्रियाएं सामना करना पड़ रहा है? मैंने पिताजी से ये सीखा है कि अगर गिलास आधा भरा है तो आधा भरा बोलना, कभी ये मत बोलना आधा खाली है। तो ये तय बात है कि एक स्त्री के रूप में बहुत चुनौतियां आई, विशेषकर आज से 8 साल पहले जब लोग मुझे जानते नहीं थे, जब मेरे पास संगठन नहीं था, जब मेरे पास संसाधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, ये इतना अनुभव नहीं था कि काम कैसे करना है। लेकिन धीरे धीरे भारत की उसी संस्कृति के हर घर ने मुझे बेटी माना, बहन माना, गुरु माना। तो आज यहाँ पे जो मैडम का यहाँ आगमन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जल संरक्षण के लिए, प्रकृति के लिए, वृक्षारोपण के लिए और इतनी बड़ी जो यात्रा थी, उससे पहले भी मानसरोवर की यात्रा, गोमती की यात्रा और 4000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद और जल संरक्षण के लिए संदेश देती हुई तो पहला कदम जिसने बढ़ाया वो मेरी बेटी शिप्रा। जी सर, शुभ नाम आपका? प्रमोद सक्सेना एडवोकेट। सर, यहाँ पे जो अभी दीदी का आगमन हुआ है अपने गृह जनपद में, अपने आवास पर, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे दाताइन की बेटी इतनी बड़ी यात्रा करके लौटी है, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। हमें ना, हमारे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। पूरा देश जो है इस पर गर्व करता है क्योंकि ये पहली महिला ऐसी है जिसने इतनी बड़ी यात्रा की और इससे पहले भी ये यात्रा कर चुकी हैं, पर ये सबसे बड़ी यात्रा है। इन्होंने जो है